Next is metallic radii. So again, जैसे we have studied about covalent radii and van der Waals radii, same we will define as a metallic radii. So it is also 1/2 of the distance between, same way, in the center of nuclei of two adjacent atom in metallic crystal. In the same way bete, this is also 1/2 of the distance between the center of the nuclei of two adjacent atom in the metallic crystal. अब पहले ये समझो बेटे metallic bond metallic crystal में बनता कैसे है. I am talking about sodium first बेटे. I have taken example of sodium. अब आपको बेटे सोडियम में पता है एक न्यूक्लियस होता है और एक, इफ़ आई एम ड्राइंग अकॉर्डिंग टू बोहर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में पड़ा है जिसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेटल्स हैं बेटे, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर वेरी ईगर टू डोनेट और लूज द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर octet configuration, that is noble gas configuration. So the valence shell electron which is in the valence shell, जो लास्ट शेल होती है, वो इन केस में लूजली बाउंडेड स्टेट में पड़ा होता है हमेशा. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज इन द लूजली बाउंडेड स्टेट. अब होता क्या है, ये जो लूजली बाउंडेड है, इसको मैं यहाँ शो कर रही हूँ बेटे, ये अलग ही पड़ा होता है, क्योंकि इट इज़ वो होता है कि इसको कुछ मिले और ये किसी को दें जल्दी से, कोई रिएक्टिव हो तो ये किसी को दें, जैसे क्लोरीन को दें फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब बाकी क्या बचा हमारे पास, न्यूक्लियस और बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन्स. एक न्यूक्लियस बचा बेटे जी, एक 10 इलेक्ट्रॉन बचे. ठीक है, अब हमें पता है कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे. उसमें से तंग करते, ठीक है, उसमें से बेटे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंडेड स्टेट में है, तो ये मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ एंड आई एम फॉर्मिंग 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और एक निकल गया और बाकी क्या बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचे और इनका न्यूक्लियस बचा. और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है बेटे. तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है. ये जो रिमेनिंग चीज़ बचती है एक मेटल में, एक मेटेलिक जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, इसे कहते हैं बेटे कर्नल्स. दीज आर नोन एज कर्नल्स. ठीक है, ये जो पॉजिटिव चीज़ है और इलेक्ट्रॉन है, कर्नल है. इसी के कारण जो आपके मेटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये हीट कंडक्ट करते हैं क्योंकि इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. ठीक, अब ऐसे कर्नल्स, अब ये देखो मैंने तो कर्नल बहुत बड़ा बनाया है, तो क्योंकि एटम बहुत छोटा है, कर्नल भी छोटे होंगे, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं. इन द सेम वे ये कर्नल होगा. कर्नल क्या है, न्यूक्लियस जिसमें 11 प्रोटॉन पड़े हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये भी कर्नल है, ये भी कर्नल है. तो इनके कारण नो डाउट मेटालिक जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मेटालिक फोर्सेस जो हैं बेटे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि देखो ये एक कर्नल है, इसको ध्यान से देखो, ये कर्नल है. एट ए टाइम ये कर्नल मैंने इतना बड़ा बनाया मगर छोटू सा होगा, एट ए टाइम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे होंगे. इन द सेम वे एक इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे कर्नल सराउंड होंगे, इसलिए कंप्लीट लैटिक्स में ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. मगर दो कर्नल की अकेली बात करें हम, ये दो कर्नल की, ये तो दूर दूर पड़े हैं, ये तो दूर दूर पड़े हैं, हम इनका डिस्टेंस देख रहे हैं. अब मेटालिक रेडियस क्या है, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम. ये एटम है, ये दोनों एटम है, ये तो दूर दूर ही पड़े हैं, नो डाउट, क्योंकि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो अलग हो गए हैं उनके कारण इनमें इतनी, अगर कंप्लीट लैटिक्स की बात करो तभी द स्टूडेंट्स आर यूज टू कंफ्यूज्ड विद कि जब हम बात करेंगे हम बोलेंगे van der Waals रेडियस सबसे बड़ा होता है बेटे, van der Waals रेडियस सबसे बड़ा होता है. उसके बाद को मेटालिक रेडियस की बात करेंगे, देन कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे सबसे छोटे. कोवलेंट रेडियस अकेला ओवरलैप करके बना हुआ है,
फिर भी ये मेटेलिक रेडियाई में भी एटम्स दूर दूर ही हैं, जो कर्नल्स हैं बेटे वो दूर दूर हैं, लैटिक्स में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पर वॉन्डर वॉल में तो नियरेस्ट नेबर की बात करी तो और दूर चले जाते हैं। मगर जब कंप्लीट लैटिक्स की बात आ जाती है तब हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि तब हम कंप्लीट लैटिक्स, एक एटम एक कर्नल एग्जिस्ट नहीं करता, एक एटम और एक कर्नल नहीं एग्जिस्ट करता, बहुत सारे कर्नल्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो तभी हम कहते हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। पर अगर इसको आइसोलेट कर दें तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक बेटे, क्योंकि इनमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, तभी दीज आर नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। कैसे? वो कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन में बनते हैं। कर्नल क्या है बेटे? जो न्यूक्लियस है, ठीक, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसे कर्नल्स कहते हैं। और जो, जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी 12 प्रोटॉन जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, वो मेरा कर्नल हो जाएगा उसका, मैग्नीशियम का, ठीक है बेटे। तो ऐसे बहुत सारे कर्नल्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। तो पूरा क्रिस्टल लैटिक्स में तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। अगर रेडियाई की बात करें तो मेटेलिक रेडियाई हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट हमने देखा ओवरलैपिंग से बनता है, ये ओवरलैपिंग से नहीं बनता। सो गॉट द पॉइंट। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई। इन जनरल एटॉमिक रेडियाई एक पीरियोडिक टेबल में पीयर और ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं, लेट अस सी। So let us see the variation of atomic radii in the period. You have done in class 10th also. In the group, ठीक है, इन द पीरियड हमें पता है जब हम पीरियड में जाएंगे, ठीक, हमारा शेल नंबर तो सेम ही है, फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड या फोर्थ, शेल नंबर तो सेम है, शेल तो वही रह रही है, मगर क्या हो रहा है बेटे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। वी यूज टू डू, देखो ये न्यूक्लियस है, ये इसको मैग्नेट मान लो, ये मैग्नेट है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, ये मैग्नेट है तो यू अंदर वाली शेल है 1s, ये बाहर वाली शेल है, इसमें 2 सब शेल आ रही हैं, 2s और 2p, 2s और 2p आ रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में ही जा रहे हैं, सेकंड शेल में ही जा रहे हैं, शेल नहीं चेंज हो रही, शेल नंबर नहीं चेंज हो रहा। तो मतलब अगर मैंने 2 ट्रैक बिछाए हैं, पिन, ये सर्कल एक लगाया है, दूसरा सर्कल लगाया है, तो जो आयरन की पिन एंटर हो रही हैं वो उसी सर्कल में एंटर हो रही हैं, और जैसे ही पिन एंटर हो रही हैं वैसे ही साथ साथ इस मैग्नेट की पावर भी बढ़ती जा रही है। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, ये पिंस को अपने पास खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा बेटे, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो तो वही रहा और चार्ज अंदर वाला इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज नो डाउट इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट, नो डाउट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, मगर इलेक्ट्रॉन जो है सेम शेल में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइज क्या हो जाता है बेटे, डिक्रीज हो जाता है, ये साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। एक्सेप्शन हम करेंगे नोबल गैसेस में, क्योंकि नोबल गैसेस में जो रेडियाई है वो अकेला क्या है बेटे, वॉन्डर वॉल। नो डाउट अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, बट आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑन मूविंग अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, but coming to the last element of the period, that is noble gases, atomic size abruptly increases. Why? तो आपको पता है कि नोबल गैसेस में जो एटॉमिक रेडियाई हमने कहा वो एक ही टाइप का है, वंडर वॉल, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है अभी हम कर चुके हैं, वंडर वॉल रेडियाई इज़ ग्रेटर देन द मेटेलिक रेडियाई, इज़ ग्रेटर देन द कोवलेंट रेडियाई। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ वंडर वॉल रेडिया ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए बेटे नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियाई है
वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकियों से। ये नहीं कि ये डिक्रीज़ नहीं करता, ये ऐसे तो डिक्रीज़ करता है, मगर ये चीज़ हम मेजर करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि इनका बड़ा होता है, ठीक है। अदरवाइज अलॉन्ग द पेयर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मगर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ही जा रहे हैं। अब डाउन द ग्रुप आ जाओ। डाउन द ग्रुप हमें पता है क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज करती जा रही हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप बेटे इंक्रीज करती जाएंगी, ये आपने एक मैग्नेट लगा दिया और यहाँ पे पहले 2 आयरन पिन भी लगाई, फिर 8 लगाई, फिर 18 करी, धीरे धीरे बढ़ाते गए। अब अंदर वाली जो आयरन पिन्स हैं वो बाहर वाली आयरन पिन को क्या करेगी, शील्ड करेगी। हम पढ़ चुके हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए उतना नहीं लगता, तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। You will use the term effective nuclear charge. In class +1 you will not use nuclear charge. Down the group nuclear charge increases as number of proton increases. न्यूक्लियर चार्ज में कोई ये नहीं कि न्यूक्लियर चार्ज नहीं इंक्रीज होगा। अगर हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन है तो इसका 3 है, तो इसके 11 है, तो इसके 19 है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज में कोई कमी नहीं है बेटे जी, ठीक है। क्या नहीं इंक्रीज कर रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं इंक्रीज कर रहा डाउन द ग्रुप। क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा, क्योंकि शेल बढ़ने की वजह से हम क्या देख रहे हैं जी, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेटे जी वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, तो वो उनको इतना पास नहीं आने देते। तो दैट इज वाई साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है बेटे। दिस इज द जनरल बिहेवियर वी आर स्टडिंग व्हेन वी स्टार्टिंग द डिफरेंट ब्लॉक्स। तो आप इसमें भी एक्सेप्शंस देखोगे, ठीक है। यू विल सी एक्सेप्शन इज एवरीथिंग व्हेन यू विल डू फर्दर स्टडीज, ठीक है। तो अभी ये समझो बेटे, अलोंग द पेयर डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, एंड ऑलवेज यूज द टर्म इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डोंट यूज द टर्म न्यूक्लियर चार्ज, okay। Exception is the noble gases in which only van der Waal radii is there, that is why इनका बड़ा होता है रेडियाई बाकी सारे एलिमेंट से अपने पीरियड में। गॉट द पॉइंट। नाउ लेट अस कम टू आयनिक रेडियाई। अब एटम से बन गया जी आयन, एटम से बन गया आयन। अब आयनिक रेडियाई इज डिफाइंड एज अफेक्टिव distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence on the electron cloud, ठीक है। अब क्योंकि आयन बन गया, अब इसका इन्फ्लुएंस होगा, हम NaCl बन गया, अब Na पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करने लग गई। तो अब जहाँ तक ये अपना इन्फ्लुएंस करेगा वो उसका आयनिक रेडियस होगा। अब बेटे यू आर वेरी वेल अवेयर कि 2 टाइप्स ऑफ आयन होते हैं, एक होते हैं कैटाइन, एक होते हैं एनायन। कैटाइन कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये कैसे बनते हैं जी, हमें पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो चीज़ बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी, फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसने एक लूज़ कर दिया तो इसके पास कितने रह गए, Na पॉजिटिव में 10, इसकी एक शेल भी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहे अभी,
पीछे भी हमने बात करी कर्नल्स थ्योरी में मेटालिक रेडियाई की, तो प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं और प्रोटॉन उतने रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा हो गया। अब पहले वो 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा था, अब वो कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, अब वो कितने को होल्ड कर रहा है बेटे, 10। जो 11 को पकड़ रहा था वो कितने को पकड़ेगा बेटे, 10 को पकड़ेगा। तो इसका मतलब है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन केटाइन वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसलिए जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। अब बात करें एनाइन की, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अगर एन ने गिवन किया तो क्लोरीन ने लिया, हम सिंपल ये एग्जांपल लेते हैं शुरू से। ठीक है, अब क्लोरीन का पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पर प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे। तो इसका मतलब अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बेटे, कम हो जाएगा। एनाइन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करे, अब न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा मगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनाइन विल बी लेसर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेसर होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो एनाइन है उसका साइज न्यूट्रल एटम से क्या हो जाएगा बेटे जी, बड़ा हो जाएगा। ओके बेटे, द एनाइन हैज मोर साइज देन अ न्यूट्रल एटम। गॉट द पॉइंट। एनी कोई क्वेश्चन आ जाए कि केटाइन छोटा क्या है और एनाइन बड़ा क्यों है, तो आपको पता है यहाँ पे लॉस से बनते हैं, यहाँ पे गेन से बनते हैं। अब लेट अस स्टार्ट विद आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यू हैव टेकन अ ग्लैंस ओवर इट इन द सेकंड चैप्टर इटसेल्फ। तो वी हैव नाउ लेट अस स्टडी the variation of the atomic size in isoelectronic species. So what were isoelectronic species? Isoelectronic species जिसमें number of electron क्या होते हैं, same. I have taken example, so many example like O2 negative, F negative, then neon, then any example, Na positive, then Mg2 positive, then Al3 positive. These all are isoelectronic species. Why they are isoelectronic species? Because they have same number of electron, that is 10. That is 10. ठीक है बेटे, ऑक्सीजन ने 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 गेन करे, 10 बन गए। फ्लोरीन के 9 थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 10 बन गए। सोडियम के कितने थे, तो है ही 10 नियॉन। सोडियम के कितने थे, 11, एक लूज किया, 10 बन गए। मैग्नीशियम ने 2 लूज किए, 10 बन गए। एल्युमिनियम ने 3 लूज करे तो 10 बन गए। ठीक है, समझ आ रही है। तो इनका अगर साइज पूछा जाए तो अगर मैं बोलूँ कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज, तो आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। तो हमें पता है, अगर हम अब नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, F नेगेटिव में सारी लिख दूँ, नियॉन, ओके, लाइक Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ओके बेटे, O2 नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, प्रोटॉन 8, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 9, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 10, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 12, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 13। अब जितने ज़्यादा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन सेम है बेटे,
मगर प्रोटॉन जिसके पास ज़्यादा होंगे उसका वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, उतना मैग्नेट पावरफुल हो गया। मैग्नेट का 1 यूनिट चार्ज बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन उतनी ही रखे तो मैग्नेट आपका उतना ही पावरफुल हो गया बेटे। तो अगर इनको कंपेयर करें तो सबसे छोटा ये हो जाएगा क्योंकि इसके पास 13 प्रोटॉन है, फिर 12 वाला, फिर 11 वाला, फिर 10, फिर 9, फिर 8। इलेक्ट्रॉन तो सेम है। 8 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं और 13 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं। तो अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए, सो सिंपल, you can do okay bete। anyway, now I will give you example, just see। so you will tell me you have S2 negative, you have Cl1 negative, you have potassium positive 1, you have calcium 2 positive। हाँ जी, arrange in the order of increasing size, increasing। हाँ जी, raise your hand if, हाँ जी, और अदरवाइज यू विल बी अनम्यूटेड आप। तो आपने ये देखना है कि जो केटाइन है जिसने सबसे ज़्यादा लूज करे होंगे उसका साइज छोटा हो जाएगा। वेरी नाइस हिमांशु, ओके बेटे। हाँ जी, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन एंड सल्फर। हाँ, सल्फाइड ना बोलोगे, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फाइड। ओके, ठीक है बेटे। तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो किसका बन जाएगा, सल्फाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर पोटेशियम का, और सबसे कम किसका बन जाएगा, कैल्शियम का। तो यू आर गेटिंग व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। केटाइन का हमेशा साइज छोटा होगा एनाइन से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो चीज़ जितनी लूज करके बनी होंगी इलेक्ट्रॉन उतना साइज छोटा हो जाएगा, जिसने जितने ज़्यादा गेन करे होंगे उतना साइज उसका क्या हो जाएगा बेटे, बड़ा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेटे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये देखो बेटे, ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, दिस इज द कोर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू क्लास 12th, और ये आप हमेशा बस आई विल यूज द टर्म इन द नेक्स्ट क्लासेस, यू नो दैट, बस कि ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। So first write the definition. It is the minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from a, ये जो लाइन लिख रहे हैं हम, न्यूट्रल, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom, neutral isolated gaseous atom। अब बेटे एक एटम है, एक एटम है, दिस इज एटम, इसका खाना क्या है, इसका खाना इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लेके बैठा अपने। अगर इसकी अगर इसकी आपने इससे में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये थोड़ी ना ऐसे ही निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉन का, एटम का खाना है उसका इलेक्ट्रॉन, आप उससे उसके इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है, मतलब जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, 2 इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है मैग्नीशियम में, उसको तो हम ईजिली निकाल लेंगे। अगर बात करें नियॉन में, वो तो नहीं देगा भाई, उसका कोई लूजली बाउंड नहीं है, उसकी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है। तो हम एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
जो एनर्जी अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये जो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करी बेटे, हम कभी भी किसी एक मॉलिक्यूल में से, अगर मान लो मैंने क्लोरीन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालनी है, तो क्लोरीन गैस है, तो इसको पहले डिसोसिएशन एनर्जी मतलब इसको तोड़ूंगी मैं और एटम्स में चेंज करूंगी, फिर उसके बाद इसमें से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वो मैं आयोनाइजेशन की बात करूंगी। इन द सेम वे सोडियम एक सॉलिड की फॉर्म में है बेटे, पहले इसको सब्लाइम करके सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, तो ये गैशियस फॉर्म में जाएगा। जब ये गैशियस फॉर्म में जाएगा उसके बाद जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो आप बात करोगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी वर्ड थर्मो से आता है, थर्मो हीट एनर्जी चेंजेस, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने दी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि आप किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड, न्यूट्रल का मतलब अभी कोई चार्ज नहीं आया, आइसोलेटेड का मतलब है आपने एटम्स को अलग अलग कर लिया, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपको एनर्जी और चाहिए, गैसेस में अलग चाहिए। तो हमने सबको स्टडी करने के लिए, अगर वो गैस के कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो उनको एटम्स में ले जाते हैं बेटे जी, अगर वो सॉलिड स्टेट में पड़ा है तो उसको गैसियस स्टेट में लेके चले जाते हैं। पहले उसको अलग अलग करना है आपने, और उसके बाद उसके ऊपर जो एनर्जी आप अप्लाई करोगे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओ, उसे कहेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है बेटे, आपने एटम से उसका खाना खींचना है तो आपको एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। अगर मेरे हाथ में आई हैव होल्डिंग सम कैंडीज, अगर आपने मेरे हाथ में से खींचनी है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इन द सेम वे एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको के जो न्यूक्लियर चार्ज लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन उसके पकड़ के बैठा है, अगर आप एनर्जी लगाओगे तभी वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। अब ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, और ऐसे ही हम स्टडी करेंगे कि डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड फिर क्या हो जाएगी। सो फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड, फर्स्ट फैक्टर इज बेटे न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, इफ़ द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज मोर, है ना, तो अगर ये मैग्नेट की पावर ज़्यादा है अपने पिन को पकड़ने के लिए, इसका बहुत ज़्यादा चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमने कहा कि इवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में एल्युमिनियम में 3 प्रोटॉन थे तो साइज़ डिक्रीज हो गया, तो चार्ज बढ़ गया, अलोंग द पीरियड आके चार्ज बढ़ गया, साइज़ कम हो गया, तो क्या हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी कम? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मतलब अगर इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज मोर फर्मली विद द इलेक्ट्रॉन विल बी हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और इससे क्या होगा, दस ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ओके बेटे, अब एटॉमिक रेडियस हमने अभी स्टडी किया, अलोंग द पीरियड आते आते अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जी बेटे इंक्रीज है, वी हैव टॉक्ड अबाउट, इजंट इट। तो अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया, ये न्यूक्लियस के पास पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, हमें बहुत मुश्किल होगी निकालने में, हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। उसका जो मैग्नेट है वो अपनी पिंस को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ जाते जाएंगे, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा, हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके बेटे, थर्ड इज पेनिट्रेशन इफेक्ट of electron. We will do inert effect further depending upon this penetration effect. पेनिट्रेशन इफेक्ट समझो बेटे, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो शेल न्यूक्लियस के पास पड़ी है, ठीक है, अगर न्यूक्लियस के पास शेल कोई है
तो उस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पास जब हमने प्रोबेबिलिटी कर्व बनाई थी तो रिमेंबर सबसे पास, चाहे वो 2s है चाहे वो 3s है, तो सबसे पास न्यूक्लियस के कौन पड़ी थी? s पड़ी थी। ठीक है, जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा न्यूक्लियस के पास पड़े होते हैं। p थोड़े से दूर, d उससे दूर, f उससे दूर। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, जिस शेल में पड़े होंगे, जिस सब शेल में पड़े होंगे, अगर 2s है और 2p में से हम जल्दी निकाल लेंगे, 2s में से निकालने को हमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि s क्या है? नियर टू न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस के पास पड़ा है बेटे जी, उसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, फोर्थ फैक्टर इज बस कवरिंग दिस फैक्टर